हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एसआई मेंस एग्जाम्स के लिए मैथ और रीजनिंग का डे 3। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों ने सेकंड पार्ट तक जरूर देखा होगा। नहीं भी देखा है तो इस वीडियो के आप नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी वीडियो की लिंक एक साथ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या दिया गया। एक साइकिल को 2850 रुपये में बेचने से एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि लाभ कम करके 8% रखा जाए तो विक्रय मूल्य क्या हो। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। सिंपल क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर किसी वस्तु को 2850 रुपये में बेचा जाता है तो 14% का लाभ होता है। तो क्या मैं इस तरह से बोल सकता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 114, यानी कि लिख सकते हैं 14% का लाभ हो रहा है। तो यानी कि 114 की जो वैल्यू है वो कितना दिया गया, 2850, इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्या बोला जा रहा है कि अगर यदि लाभ कम करके 8% रखा जाए, यानी कि जो पहले से 14% लाभ होता था अब उसको 8% पर ही सीमित किया जाता है, तो क्या हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। 114 और यहाँ से आपका 108, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए कैलकुलेट करके राइट आंसर पता करते हैं। इसको देखिए कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि 114 जो आप देख रहे हैं, 114 को हम लोग 4 1 5 6 यानी कि 3 से कट सकता है, तो 5 और 8 13 2 15, 3 से कट सकता है। तो हम इसको 3 से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3 3 9 हो जाएगा और 3 यहाँ पे 8, ठीक है 38। और ये अगर 3 से तो 3 9 27 और यहाँ पे 1 3 5 से 15, ठीक है ये बचेगा। क्लियर। अब यहाँ पे छोटा सा लिख लेता हूँ ताकि ऊपर में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो यहाँ पे 108, तो 19 के टेबल से ले जाएंगे तो 19 दूना 38 और 19 पीछे 95, और यहाँ से आप 25 से इसको कटा सकते हो। तो यहाँ से हमारा क्या वैल्यू होगा, 25 गुने 108 आप कर दोगे तो 25 आठे कितना होता है, 25 आठे 200 की 0 लिख सकते हैं, डबल 0 कर दिए 20, 25 से कम 25 और 2 27, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा 2700, बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा दिया गया। यहाँ पे आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर एक समषष्टभुज बनाया गया है, तो इस समषष्टभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए फिगर को आप अगर समझ जाएंगे तो आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। एक समबाहु त्रिभुज था और बोला जा रहा है कि इसके कोने को काट दिया जा रहा है। कोने को काट करके एक, तो यहाँ से ये कट जाएगा, मान के चले कि ये खत्म होगा, तो यहाँ से ये कोना भी कट जाएगा और इसके बाद ये कोना भी कट जाएगा। तो कोना कटने के बाद हमारे पास षष्ठभुज बचेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 षष्ठभुज बच रहा है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आपके पास फिगर जो होगा इस तरह से फिगर बचेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इसी फिगर का आपका क्षेत्रफल निकालना है, षष्ठभुज का क्षेत्रफल। तो आपके पास दिया गया था जो ये समबाहुभुज समभुज जो त्रिभुज था, इसकी भुजा थी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से 6 सेंटीमीटर थी तो ये 3 भागों में कटेगा, पक्का के 3 भाग में कटेगा। तो अब यहाँ से देखो कि 2 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर का ये, 2 सेंटीमीटर का ये, तो 3 हो गया। तो कुल मिलाकर बोले तो इसकी एक भुजा कितनी है, 2 सेंटीमीटर की। क्लियर। तो जब 2 सेंटीमीटर की एक भुजा है तो आपको पता है कि समषष्टभुज का अगर हम लोग को त्रिभुज क्षेत्रफल निकालना होता है तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला क्या होता है कि समषष्टभुज 6 भुजा होती है, तो बस 6 से मल्टीप्लाई करके और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसको हम लोग अप्लाई कर देते हैं, यानी कि 6 गुने √3/4 भुजा स्क्वायर हो जाता है। तो 6 √3 मैं लिख देता हूँ और बटे में 4 का 4 ए स्क्वायर, यानी कि 2 है, इसकी भुजा सब तो 2 ही होगा, 2 सब जगह होगा, तो 2 गुने 2, तो 4 से 4 ये खत्म, 6 √3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आप इसको बस पढ़कर आंसर कर सकते हो। किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार जो मूल्य वृद्धि की जाती है तो एकमात्र मूल्य वृद्धि क्या होगा। तो आप इसको ए बी फॉर्मूला पर बहुत ईजिली कर सकते हो। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सिंपल सा क्या है, 10% की पहले वृद्धि हो रही है, फिर 10% की वृद्धि हो रही है, तो यानी कि क्या होता है प्लस 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 हो जाएगा। ठीक है, प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे 10 गुने 10 और अपॉन में आपका हो जाएगा 100। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी आपको एक बार लिख देता हूँ ताकि आप इसको याद रखोगे। ए बी फार्मूला जिसको कहा जाता है ये होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप याद रखोगे। यहाँ से देखिए 00 खत्म हो गया, 10 10 20 और यहाँ पे क्या है 1 है, यानी कि आपका हो जाएगा 21% करेक्ट आंसर हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो फ्रेंड्स, फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो कि काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फोर्थ नंबर
देखो फोर्थ नंबर क्या कह रहा है कि यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है तो एन क्यू माइनस थ्री सॉरी एन क्यू माइनस एन जो होगा वो सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होगा। तो चलिए n की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो ये कभी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो n की सबसे छोटी वैल्यू हम लोग 2 रख के ट्राई करते हैं। ठीक है, 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 अगर यहाँ पे रख तो 2 के पावर 3 8 और माइनस में 2 यानी कि 6। और सबसे बड़ी संख्या से पूछा जा रहा है तो 3 से तो कटेंगे नहीं, 3 से तो ये कटेगा नहीं, सबसे बड़ी संख्या काटना है तो 6 से डेफिनेटली कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर भी 6 ही होगा। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या 6 से होगा। अब हम एक और रख के देख लेते हैं। अगर n की वैल्यू मैं 3 रख देता हूँ तो 3 रखेंगे तो क्या होगा, 3 का क्यू 27 और उसमें से फिर से माइनस 3 यानी कि 24। अब ये 24 किससे कटा है, 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा, डेफिनेटली कटेगा। तो इसलिए कहने का मतलब क्या हुआ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 से कटेगा। सबसे बड़ी संख्या जो होगा वो 6 होगा। क्लियर फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा प्रश्न, आप इसको समझिएगा, बहुत ही ईजिली आप इसको कर सकते हो। कुछ लोग इसमें टाइम लगाते हैं लेकिन आपको टाइम नहीं लगाना। ठीक है, देखो अगला प्रश्न क्या दिया गया कि 6 लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्याओं में से यदि पहली 3 का योगफल, यानी कि ए बी सी आप मान सकते हो, पहली 3 का योगफल जो है 27 है, तो स्टार्टिंग का 3 का योगफल 27 है। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं तो बीचों बीच की संख्या निकल जाएगी। कहने का मतलब क्या हुआ, जो लगातार प्राकृतिक संख्या थी उनमें से बीचों बीच की संख्या 9 है, तो इससे पहले वाला 8 था। ठीक है, और इसके जस्ट बाद वाला 10 था, तभी तो इन दोनों का जोड़ने के बाद 27 आना चाहिए। देखिए 9 8 17 10 27। क्लियर, यानी कि जो प्रथम 3 संख्याएं थी वो यही 3 संख्याएं थी। अब आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, तो दूसरी 3 संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो लगातार संख्या है तो यहाँ पे 11 हो जाएगा और 12 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। यही तो 3 संख्या है, लगातार आगे बढ़ना है तो हमें यही 3 लगातार अगली संख्याएं होंगी। तो आपसे पूछा क्या गया कि तीनों का योगफल, तो तीनों का अब योगफल आपको इसको जोड़ना नहीं है, बस आप डायरेक्ट इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका 36 करेक्ट हो जाएगा। जिस तरह से आपने भाग दिया तो बीचों बीच की संख्या निकली, तो आप वापस से बीचों बीच की संख्या से मल्टीप्लाई कर लोगे तो वो लास्ट टोटल संख्या का योग निकल जाएगा। चाहे तो आप जोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि राइट आंसर क्या होगा, अगली 3 संख्याओं का योगफल आप इसको करोगे तो 36 आ जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, आई होप कि समझ में आ गई होगी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है, आई होप कि आपको ये भी समझ में आ ही जाएगा काफ़ी ईजिली। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में करता है। तो मैं बोलूँ कि अगर वो 1/3 भाग 5 दिन में करता है तो टोटल कार्य को कितना दिन में करेगा, टोटल कार्य को कि 1/3 भाग 5 दिन में करता है तो टोटल कार्य हो जाएगा 15 दिन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और उसी तरह से बी के बारे में बात करें तो देखिए बी बोल रहा है कि बी उसी कार्य को 2/5 भाग 10 दिन में करता है। तो कहने का मतलब कि बी जो है वो 2/5 भाग वो 10 दिन में करता है। तो यहाँ से आप इसको निकालोगे तो कितना होगा, 25 दिन। कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने आपको बताया था कि दोनों का सबसे पहले तो आप एलसीएम लो, तो 15 और 25 का एलसीएम कितना होता है, 75। क्लियर, 15 से 75 को डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ये 15 पचे 75, 5 और 25 तिहाई 75। पूछा क्या है कि ए और बी मिलकर उस कार्य को करेंगे, तो ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को करेंगे तो कितना होगा, टोटल जो वर्क उसको इफिशियंसी से, मैंने आपको कल भी बताया था कि इफिशियंसी से उनको डिवाइड कर दो। तो 15 से 5 3 8 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 9 सही 3/8, 9 तिया 9 8 72 और 3 75। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ये। क्लियर फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न क्या बनता है कि एक नाविक धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से तथा धारा की विपरीत दिशा में 1 घंटे में 6 किलोमीटर की गति से नाव खेता है। तो धारा के चाल हमसे पूछा क्या, तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, देखिए बनाने के लिए सिंपल सा मैं मान लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 ये दिया गया कि धारा की दिशा में चाल x में मान लेता हूँ और एक यहाँ पे बोला गया कि 1 किलोमीटर 5 मिनट में तय करता है, यानी कि 1 किलोमीटर की उसको दूरी तय करने में 5 मिनट लगता है। तो चाल क्या होगी, तो चाल मिनट में है तो इसको हम लोग घंटा में चेंज करेंगे। तो आप 60 से डिवाइड करोगे तो 60 डिवाइड करोगे तो ये ऊपर में चला जाएगा, तो यहाँ से ये कटेगा 12, यानी कि 12 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चलता है धारा की दिशा में उसकी चाल है। ठीक है, अब y मानते हैं कि धारा के विपरीत दिशा में उसकी जो चाल है वो क्या है। तो यहाँ पे बोला गया कि 1 घंटे में 6 किलोमीटर चलता है, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसकी। अब आपको निकालना है धारा का चाल। ठीक है फ्रेंड्स, धारा का चाल तो कैसे निकालोगे धारा का चाल, देखो धारा का चाल निकालने के लिए क्या होता है कि x माइनस वाई 1/2 x माइनस वाई निकाल सकते हो। अगर यही बोलता है कि शांत जल में नाव की चाल तो प्लस में करते हैं। यहाँ से आप x क्या है, x 12 है
वाई 6 है, यहाँ से घटा लेंगे यानी कि 12 में से 6 गया 6 और बटा में 2, 3 किलोमीटर पर घंटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न क्या दिया गया, 2p प्लस 1/p इक्वल टू 4 दिया गया और आपसे पूछा गया कि pq प्लस 1/8 pq का वैल्यू क्या होगा। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज ये करेंगे कि यहाँ पे ऊपर में 2p और नीचे 8p हमें लाना है, तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप q करोगे तो ऊपर में 8pq आ जाएगा लेकिन नीचे में नहीं आएगा। तो इसके लिए करना क्या होता है, सिंपल सा आप दोनों तरफ से क्या करो, दोनों तरफ से 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं आपको यहाँ पे छोटा सा करके दिखाता हूँ। 1/2 से मैंने बोला दोनों तरफ से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो करोगे तो यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई अगर हम लोग दोनों तरफ से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ p बचेगा और यहाँ पे 1/2p बचेगा और इधर आपका 2 बचेगा। अब देखो यहाँ से अगर इसको q कर देते हो तो कोई दिक्कत होगा, बिल्कुल नहीं, आप इजीली कर सकते हो। तो दोनों तरफ q करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, p प्लस 1/2p का होल q मैं कर देता हूँ और इधर में होल q। ठीक है, अब आप देखें कि a प्लस बी का होल q, a प्लस बी का होल q क्या होता है, AQ प्लस BQ प्लस 3AB। तो 3A की वैल्यू क्या है, A इतना है और B इतना है, तो 1p लिखें इंटू में लिखेंगे 3AB, तो P और 1/2p लिखेंगे तो PP कट जाएगा यानी कि आपका 1/2 बचेगा। और फिर से क्या होता है A प्लस B, तो A प्लस बी का वैल्यू आपके पास कितना है, 2 है, यहाँ पे आप 2 रख दोगे, कोई दिक्कत नहीं। इधर आपका 2 के पावर Q कितना हो गया, 8 हो जाता है। ठीक है, तो ये एक आपका कट गया और इधर से देखिए PQ प्लस 1/8 PQ की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू में 8 और इधर से लेफ्ट में राइट में चला जाएगा 3 यानी कि 5। आपका राइट आंसर हो जाएगा 5। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, आप इसलिए इसको कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आपका रीजनिंग का जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि L का मतलब है कि गुणे का चिन्ह है और M का मतलब भाग का चिन्ह दिया गया, P का मतलब प्लस का सूचित करता है और Q का मतलब माइनस सूचित करता है। तो आपको निकालना है इसकी वैल्यू, तो हम लोग वैल्यू को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, आपको इसी का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, जो भी हमारे पास वैल्यू दिए गए उनका मान बताया गया कि इसका मान इतना इतना दिया गया, तो हम लोग उसको पुट कर लेते हैं। P का वैल्यू क्या दिया गया, P का मतलब दिया गया कि प्लस में। ठीक है, P का मतलब यहाँ पे सूचित किया गया, P को प्लस से सूचित किया था, 24 हो गया। M का मतलब जो कि भाग से सूचित किया जाता है, उसी तरह 8 यहाँ पे लिख लेते हैं। और Q की मतलब, Q का मतलब माइनस का साइन है, फिर से M हो गया, M का मतलब आपका बोला गया था क्या, M का मतलब भाग का चिन्ह, तो भाग मैंने लिख दिया, वापस 2 और L की वैल्यू गुने का चिन्ह। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेट करें। सबसे पहले आपको पता है कि भाग का चिन्ह कैलकुलेट करते हैं, तो ये 3 हो जाएगा और ये वापस 3 हो जाएगा, यानी 16 प्लस 3 यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस में फिर से 3 गुने 3। तो यहाँ पे देखिए 16 और 3 हम लोग ऐड कर लेते हैं 19 और 3 9, यानी कि आपका राइट आंसर क्या आएगा, 10 बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आई होप कि आप सभी लोगों ने कर लिया होगा। देखो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आपके सामने क्या दिया गया, इस तरह से बताया गया और आपको बताना है कि यहाँ पर वाट की जगह पे क्या आएगा। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार कोशिश कीजिए कि इसको बना सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने ऐसा कर लिया होगा। देखिए आपका पैटर्न क्या बन रहा था, यहाँ पे 12 लाया गया, तो कैसे लाया गया, तो यहाँ पे 12 इस तरह से लाया गया, 4 × 12 = कितना होता है, 4 × 12 = 60 और ऊपर फिर नीचे से डिवाइड कर दिया गया। तो 60 को फिर से 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 12। क्लियर, यानी कि पैटर्न इसी तरह से फॉलो कर रहा है। आप यहाँ पे पैटर्न को देखिए, 5 × 6 = 30, 30 × 2 = 60 और 60 को फिर से 3 से अगर नीचे से वाले से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 60 को 3 से डिवाइड करोगे तो 20 नहीं आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग इसी तरह से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 8 × 7 × 2 और यहाँ से आप क्या करोगे, 8 से डिवाइड करेंगे, तो ये 8 से 8 कट गया, तो 7 × 2 = 14 आपका राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न हमारा जो कि 11 नंबर है वो क्या दिया गया, 3, 16, 6, 20, 9, 26, 12 और 34। अब हमको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। ऑप्शन आपके सामने दिया गया, तो आप लोग ट्राई करिए खुद से, क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। आई होप कि आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। देखिए फ्रेंड्स, क्या पैटर्न बैठता है, तो पैटर्न हम लोग सबसे पहले इस तरह से देखते हैं। 3 का टेबल पढ़ा गया, 3 दूना 6, 6 के बाद 9, यानी कि 3 दूना 6, 3 9, 3 चौका 12 और 3 पंजे 15। ठीक है, यानी कि आपका राइट आंसर होना चाहिए 15, बिल्कुल करेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से सिंपल सा पैटर्न बैठाया गया था। ठीक है, और अगला प्रश्न देखिए क्या, नेक्स्ट जो कि 12 नंबर आप स्क्रीन पे देखिए, पिक्चर क्या दिया गया। स्क्रीन पे पिक्चर आपके सामने है कि डिक्लेरेशन से बनाया जा सकता है।
तो डिक्लेरेशन शब्द से आप देख सकते हैं कि क्या बनाया जा सकता है। वीडियो को रोक करके आप एक बार ट्राई कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, डिक्लेरेशन में क्या क्या दिया गया। डिक्लेरेशन जो शब्द है यानी कि DECLARATION, डिक्लेरेशन शब्द दिया गया। ऑप्शन आपके सामने, तो यहाँ से हम देखें तो ऑप्शन डी में जो आप देख रहे हैं डिकॉर, वो बहुत ईजिली आप बना सकते हो। क्लियर, देखिए डी भी है, ई भी है, सी भी है और ओ यहाँ पे आप देख रहे हो, आर यहाँ से बना सकते हो। लेकिन इस तरह से क्वेश्चंस में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो रिपीट होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए था। यानी कि अगर ई एक बार है तो किसी भी वर्ड में अगर 2 बार ई आ रहा है तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते, वो नहीं बना सकते। जैसे ऑप्शंस में आप ए देखिए, डिक्लाइन दिया गया, तो डिक्लाइन में भी स्टार्टिंग में भी सेकेंड नंबर पे ई आ रहा है और लास्ट में भी ई आ रहा है, वो हम नहीं ले सकते। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया। देखो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आपके सामने क्या दिया गया, जो कि 13 नंबर प्रश्न है कि 30, 90, 182, 306, 462 के बाद क्या आएगा। तो सबसे पहले इसको पैटर्न को समझना होगा। एक बार मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझाने में अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, 182 हो गया, 306 और 462 और यहाँ हमसे पूछा गया। तो सबसे पहले इन दोनों का अंतर देखते हैं। इन दोनों का अंतर कितना हो रहा है, 60 का अंतर हो रहा है। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर हम देखें तो कितना हो रहा है, इन दोनों का अंतर हो रहा है 92। अब इन दोनों का अंतर देखें, ऐसे देखने से तो लग रहा है कि पैटर्न अलग अलग जा रहा है, लेकिन करके देख लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ और तो लग नहीं रहा है, प्लस में प्लस सब बढ़ रहा है। ठीक है, और यहाँ से 306 के बाद कितना बढ़ रहा है, तो 306 के बाद आप यहाँ से घटाओगे तो 6 में से 12 2 और यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, सॉरी 12 में से 6 हो जाएगा 6, यानी कि आपका हो जाएगा 156। ठीक है, 156 है। क्लियर, और उसी तरह से हम लोग आगे करेंगे, लेकिन आगे हमें एक डिजिट पता नहीं है तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो पैटर्न आएगा, जो भी डिजिट आएगा सेम टू सेम वही डिजिट आना चाहिए, तो ही हमारा पैटर्न फॉलो करेगा। तो यहाँ इन दोनों का अंतर कितना है, 32 बढ़ा हुआ है। तो क्या इन दोनों में 32 बढ़ा हुआ है, 4 में से 2 हो जाएगा 2 और 12 में से 3 गया 3, यानी कि बिल्कुल करेक्ट है कि 12 में से 9 हो जाएगा 3, यानी कि 32 32। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या 32 बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, तो 6 में से 4 गया 2 और 15 में से 12 गया 3, तो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर भी डेफिनेटली वही होगा। तो हमको क्या करेंगे कि इसमें 32 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 32 सब जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये कि 6 2 8 और 15 3 18, 188। और अब वापस आप 188 को इसमें ऐड कर दो, तो यहाँ पे आपका कितना देगा, 8 2 10, 814 1 15, यानी कि 650 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा पेचीदा था लेकिन आपको इसी तरह से करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आपके सामने क्या दिया है कि यहाँ पे बैड जो है BAD का मतलब 7 लिखा गया और सैप SAP सैप का मतलब 9 लिखा गया। तो आपसे पूछा गया कि बैन BAN का मतलब क्या होगा, किस तरह से पैटर्न बैठाया गया। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बैड को देखें, BAD, बैड का मतलब क्या है 7। तो कैसे कैसे किया गया आप इसको देखिए। बी जो होता है वो 2 नंबर पे आता है, 1 नंबर पे ये आता है और डी 4 नंबर पे, यानी कि जोड़ने के बाद 7 आएगा। पहला तो करेक्ट हो रहा है। सेकंड में देखिए SAP सैप जो है वो 9 लिखा गया। क्या ये 9 आ सकता है? तो चलिए देखते हैं। ये 19 हो गया और आपका ये 1 हो गया और ये आपका जो P आता है कितने नंबर पे आता है, तो P आपका आता है बिल्कुल करेक्ट होगा फ्रेंड्स 16 नंबर पे। ठीक है, P 16 नंबर पे। अब यहाँ से देखिए 19 1 कितना हो गया 20, 20 और 1 20 और 16 आपका हो जाएगा 36। तो 36 को वापस में अगर 3 और 6 को ऐड कर दें तो ये 9 नहीं हो जाएगा, तो ये पॉइंट भी राइट दिया गया। ठीक है, अब आपको बताना क्या है, आपसे पूछा ये गया है कि बैन का मतलब बताइए कि बैन का कितना होगा। तो वापस हम लोग लिखते हैं, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया और n जो होता है वो 14 होता है। तो आप देखिए 14 और 2 16 1 17, तो 17 में फिर इन दोनों को भी ऐड करना होगा क्योंकि यहाँ पर भी ऐड हुआ था, तो 7 और 1 8 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने क्या दिया गया, बहुत अच्छा प्रश्न है कि उत्तर की दिशा में 15 किलोमीटर चलकर, ठीक है, उत्तर की दिशा में 15 किलोमीटर चलकर, तो मैं मान लेता हूँ कि कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है और यहाँ से 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाते हैं। उत्तर दिशा में क्योंकि आपको डायरेक्शन पता होता है, डायरेक्शन इस तरह से होता है, नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो उत्तर दिशा में बोला गया 15 किलोमीटर, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 15 किलोमीटर मैंने चला। उत्तर में 15 किलोमीटर चलकर पूरब की ओर 10 किलोमीटर, यहाँ पहुँचने के बाद फिर से पूरब की ओर यानी कि इधर की तरफ वो 10 किलोमीटर चलता हूँ और फिर 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर, यहाँ पे जाने के बाद दक्षिण में 15 किलोमीटर वापस चलता है।
तो यहाँ पर पहुँच गया। अब आपको बताना है कि मैं प्रारंभ स्थल से कितनी दूरी पे हूँ। प्रारंभ स्थल तो यहाँ पे था, अब वो पहुँचा यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच की दूरी आपको बताना है कितना है। तो जितना दूरी ऊपर में होगा उतना ही दूरी नीचे भी होगा। तो राइट आंसर क्या है, 10 किलोमीटर की दूरी हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक फ्रेंड्स हमें मोटिवेट करेगा इस तरह की और वीडियो लाने के लिए। तो जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।